2003 के अपन क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी के, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बोलना चाहती हूँ कि है ना, मैं 2003 के बाद अभी 1 महीने तक क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि 16 तारीख को पेपर है। तो उस टाइम पर सिर्फ जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना और ज़्यादा कुछ मत करना। जो पढ़ लिया बस जितना पढ़ लिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। पेपर के कुछ दिनों बाद रिलैक्स करना, उसके बाद अपन फिर मिलेंगे जुलाई के अंदर। तो यहीं पर 2003 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज की एक ट्रिक याद करते हैं। देखो यूके से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं हम उसको याद करते हैं। सबसे पहले तो यूके का याद करने का ट्रिक है एक तो पार्ले बिस्किट। तो पार्ले से आप कैसे याद करोगे? पार्ले से आप याद करोगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आर से आप याद करोगे पार्ले, ठीक है, PA से, ये हो गया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आर से आप याद करोगे रूल ऑफ लॉ। LE से याद करोगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। BI से याद करोगे बाईकैमरलिज्म, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो 2 स्टेट होते हैं। फिर यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं। यहाँ पे SI से याद करोगे सिंगल सिटीजनशिप। ये थोड़ी सी चीज़ याद हो गई। उसके बाद एक और चीज़ है जो आगे की है वो आप कैसे याद करोगे? देखो उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है साइन बाय इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। अपन बोलते हैं ना साइन कॉस थीटा, तो यहाँ पे बस इतना याद करना, साइन बाय जो होता है ना BI इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, ठीक है। ये जो ट्रिक मैंने ली है ना वो फिनोलॉजी करके कोई चैनल है, वो लॉज के बारे में बातें बताती है। तो मैं वहीं से देखा था, मैंने जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने उन्हीं की ट्रिक कॉपी करी है। मैंने ये ट्रिक्स अपनी नहीं बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिन जो है सिंगल सिटीजनशिप, बाई से है बाईकैमरलिज्म, एस और ए कॉम्प्लेक्स से आप याद करोगे COMC कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग, और L से है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, और W से है रिट। तो ये जो है यूके से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो याद करने का तरीका है। पहला है पार्ले बिस्किट और दूसरा है साइन बी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ, ठीक है। उनके पास और उन्होंने और भी शायद वीडियोस डाल रखे होंगे जिनमें देखना है ट्रिक्स होंगी इससे रिलेटेड, तो वो वहीं से याद कर लेना। मैंने वहीं से याद करी थी, जितनी करी थी उतनी मैं बता दूंगी। द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाय, ये 9th शेड्यूल UPSC का फेवरेट है। CAPF के में भी 3 या 4 बार इस 9th शेड्यूल से क्वेश्चन है, अभी भी क्वेश्चन है, और अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा गया कि 9th शेड्यूल किसके टाइम पे आया था। 1951 में आया था, तो उस टाइम पे PM कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल कब आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था 1951 टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे 8th के बारे में। 8th ने क्या करा था? एक्सटेंड करा था रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द SC एंड ST स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 साल अप टू 1970 तक जो रिजर्वेशन है SC और ST का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था उनको और एंग्लो इंडियंस को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 9th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट। तो 9th अमेंडमेंट जो है वो 1960 के अंदर आया था। फैसिलिटेट करता है सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑफ द बेरूबारी यूनियन टू POK यानी पाकिस्तान, POK नहीं ये पाकिस्तान है, यूनियन बेरूबारी यूनियन टू पाकिस्तान एज टू प्रोवाइड इन द इंडो पाक एग्रीमेंट 1958। देखो क्या हो रहा था, जब मैंने पार्टीशन हुआ था तो अच्छे से बाउंड्री का नहीं हुआ था, तो फिर बाद में 1958 के अंदर इंडो और पाक के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एग्रीमेंट हुआ जो इंडो पाक एग्रीमेंट कहलाया। उसके तहत जो बेरूबारी का जो एरिया था ना वो किसको देना था? पाकिस्तान को देना था। लेकिन जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसे डिसाइड करा कि इसको ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन उस टाइम पे फिर इसको चैलेंज करा गया था कोर्ट में, तो वहाँ पे बेरूबारी केस आया था। तो कोर्ट ने ये व्याख्या करी थी कि जब आप अपने भारत की देश को टुकड़ा काट के किसी को दे रहे हो, एक पीस किसी को दे रहे हो, एक ज़मीन किसी को दे रहे हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे आया था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत बेरूबारी को किसको दिया गया था? पाकिस्तान को। और फिर आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 1976 में आया था। इसको अभी बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। द जॉइंट सेटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले अपन क्या करते हैं? जॉइंट सेटिंग क्या करते हैं अपन? जॉइंट सेटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 108। प्रेसिडेंट समन करता है जॉइंट सेटिंग। कब समन करता है? जब दोनों हाउस में किसी बिल को लेकर डिस्कशन हो, एक सहमति नहीं बनती। लोकसभा का स्पीकर होता है, वो प्रिसाइड करता है। डिप्टी, अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर होगा लोकसभा का, वो रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा डिप्टी चेयरमैन, अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और फिर अगर वो नहीं होगा तो उनके बीच में जो मेंबर है वो प्रिसाइड करेगा। गवर्न बाय द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, किस रूल से हिसाब से वो काम करेगी? लोकसभा के रूल के हिसाब से। यहाँ पे ये किसके लिए जो जॉइंट सेटिंग नहीं बुलाई जा सकती? एक तो मनी बिल जो कि आर्टिकल 1110 के अंदर आता है, दूसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है। किसके लिए हम इसे कॉल कर सकते हैं? ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल के लिए। अब ये 3 टाइम हुई है हमारे पास, और 3 टाइम कौन कौन सी हुई है? देखो 1962 में हुई थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के टाइम पे, 1961 के अंदर,
1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन जो एक्ट आया था 1947 में, उसके तहत हुई थी, और फिर हुई थी 2002 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट 2002 के टाइम पे। तो ये 3 टाइम अभी तक जॉइंट सेटिंग हुई है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो अब सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन क्या है, जॉइंट सेटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108, सही है। द जॉइंट सेटिंग, फर्स्ट जॉइंट सेटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा वॉज हेल्ड इन द ईयर 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में हेल्ड हुई थी, ये चीज़ सही है। द सेकंड सेटिंग, जॉइंट सेटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वॉज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल। तो यहाँ पे भी सेकंड जो हुई थी बैंकिंग सर्विस को 1947 के अंदर जो एक्ट था 1947 बैंकिंग सर्विस एक्ट, उसको पास करने के लिए 1978 के अंदर हुई थी। तो ये भी सही है, सारे ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। जॉइंट सेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म व्हेन इट वाज सेंट बैक टू हिम बाय द यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द ईयर 2002। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे हो, देखो यूपीएससी का पेपर कैसे आएगा ये हमें किसी को भी नहीं पता। हम पीवाईक्यू को क्यों करते हैं, हम यूँ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टॉपिक पता चल जाए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है वो पता चल जाए। पैटर्न हमेशा चेंज होता है लेकिन टॉपिक पता चल जाता है, क्या लेवल है, कौन से इंपॉर्टेंस है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका पैटर्न। अब देखो यहाँ पे एक रिसेंटली कोई घटना हुई होगी 2002 के अंदर, जिसके अंदर जो ऑर्डिनेंस की पावर होगी, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया होगा ऑर्डिनेंस को, प्रेसिडेंट ने एक असेंट दिया होगा ऑर्डिनेंस को जो इलेक्टोरल रिफॉर्म में था, लेकिन उसको वापस से भेज दिया गया था किसके द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा, विदाउट एनी चेंज के। तो वो उस टाइम पे 2002 में ये घटना हुई होगी, तो वो उससे पूछ लिया। तो अभी भी ऐसी कोई घटना हो रही हो पॉलिटी के अंदर अपने रिलेटेड हो, और उसके अंदर कौन सा आर्टिकल लगता है, किस आर्टिकल के तहत ये कंक्लूजन आया या फिर क्यों हुआ, तो वो चीज़ पढ़ के जाना। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 121, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 22, आर्टिकल 122, कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर क्या प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता। आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। और आर्टिकल 124, एस्टैब्लिशमेंट एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ एससी, ये किसको, सुप्रीम कोर्ट। एससी जो लिखा हुआ है ना वो मोस्टली मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखूंगी, तो ये एससी जो लिखा गया है वो कंस्टिट्यूशन किसका, सुप्रीम कोर्ट का, किसके अंदर, आर्टिकल 124 के अंदर। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके अंदर है, आर्टिकल 123 के अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इसी ईयर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।